नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आज आप हमारी खास पेशकश शख्सियत में देखेंगे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को, जो कि ना सिर्फ हरियाणा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं बल्कि हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो रणनीति है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है बंसल साहब आपका जनतंत्र टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यही है, हरियाणा कांग्रेस की सूची कब तक आ रही है सर? देखिए, जहाँ तक आपने हरियाणा कांग्रेस की सूची की बात कही और आपकी उत्सुकता और जिज्ञासा स्वाभाविक है, चूँकि ये सूची बहुत वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी। हमने वो अपना जो हमें काम करना था हमने कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत देर लगेगी इसके प्रकाशित होने में। कब तक उम्मीद मान के चले हम? मेरा बहुत जल्दी का मतलब है कि दिनों की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो मेरा ऐसा सोचना है। 2014 से जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार में हैं कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपना संगठन बनाएगी। पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर, वो भी अपने कार्यकाल में संगठन नहीं बना पाए। अब जो ये संगठन है वो किस तरह का नजर आएगा आपकी नई सूची में? देखिए, ये इसमें समावेश और ये पूरा एक मिश्रण होगा जहां युवाओं को भी मौका मिलेगा, अनुभवी लोग भी आएंगे, नेतागण भी आएंगे और सभी का प्रतिनिधित्व होगा, सभी वर्गों का होगा, सभी प्रयास है कि सभी जातियों का और जो है सब क्षेत्रों का इसमें प्रतिनिधित्व हो और कोशिश भी है कि हर कोई संतुष्ट हो सके। जो संतुष्ट से मेरा मतलब है हर कोई से कि कांग्रेस का जो गुटबाजी ना हो। हाँ, गुटबाजी तो अपनी जगह है, वो तो है ही है। कार्यकर्ता या जो एक आम कार्यकर्ता है वो ये महसूस करे कि ये अच्छी लिस्ट सूची तैयार की गई है। कांग्रेस 2014 से ही अपने आप से लड़ती आ रही है, बाहर के विरोधी दलों की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस कारण कांग्रेस को काफ़ी नुकसान भी हुआ। आप क्या ये मान सकते हैं कि ये सूची आने के बाद कांग्रेस का संगठन फिर से हरियाणा में मजबूत दिखाई देगा? देखिए, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं और जब तक आपके इस क्षेत्र का, आपके इस प्रदेश का मैं प्रभारी हूं, मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि गुटबाजी सामने ना निकल कर आए और हम सब लोग एक अनुशासित सेना की तरह, अनुशासित पार्टी की तरह हम लोग कार्य करें और जो हमारा लक्ष्य है उसमें सब लोग, समस्त लोग एक सामान्य लक्ष्य देखते हुए उसकी ओर अग्रसर हों। क्या कारण रहा कि इतना लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा? अभी भी पिछले दिनों जिस तरह से विषय चल रहे थे, आपको खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाने जाना पड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें सामने आई। क्या मतलब तालमेल नहीं बन पा रहा अभी भी हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनमें? देखिए, ऐसा नहीं है, तालमेल बिल्कुल बन गया है, तभी हमने सूची तैयार की है। तो ये सब तो आपके कयास हैं और माननीय हुड्डा जी का भी बड़ा सहयोग रहा है और ऐसा नहीं है कि मुझे, और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हर नेता ने सहयोग दिया है और उसी के फलस्वरूप हम लोग इतनी जल्दी ये सब कार्य अपना जो लंबित पड़ा हुआ था बहुत वर्षों से, आपने खुद ही उस बात को कहा, और कार्यकर्ता भी आतुर था कि जितनी जल्दी से जल्दी ये लिस्ट संपूर्ण हो और तैयार हो और जिससे कि जो कार्य है, राजनीतिक कार्य, हमारा जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तेज़ी से बढ़कर तेज़ी से आगे की ओर बढ़ें और जो विपक्ष की एक भूमिका एक होनी चाहिए सशक्त और स्वस्थ विपक्ष की, उसका हम पूर्व संपूर्णता के साथ उसका निर्वाह कर सकते। विपक्ष की भूमिका की आपने बात की, हरियाणा में जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है उस पर कई आरोप आपकी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो लगातार लगा रहे हैं। पेपर लीक जो घोटाला था, भर्ती मामला था, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसके साथ ही जो कई और जो मुद्दे हैं वो बड़े उठकर सामने आ रहे हैं। इस बार जो मानसून सत्र आ रहा है, इसमें क्या जो मुख्य एजेंडे हैं वो आपकी पार्टी की? देखिए, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। मैं जो हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं इस संदर्भ में बैठक करूंगा और ख़ुद व्यक्तिगत रूप से जानकारी लूँगा कि क्या क्या मुद्दे हैं, हम लोगों ने प्रश्नकाल में क्या क्या प्रश्न उठा रहे हैं और क्या रणनीति रहेगी। हम लोगों को चूँकि पूरी तरीके से एकत्रित होकर, हमको संगठित होकर जो है विधानसभा में हमला बोलना है।
हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैसे तो पूरे देश के अंदर ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन हरियाणा में जो बीजेपी के नेता हैं अब वो किसानों को कांग्रेस समर्थित लोग बताने लगे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है किसानों को? देखिए, ये उनकी जो है ना बौखलाहट दर्शाती है। और अगर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस समर्थित है, आज तो पूरा हरियाणा कांग्रेस में हो रहा है, तो किसान भी उसी हरियाणा का अंग है। तो अगर कह रहे हैं तो मैं उस पर उनकी बात नहीं काटना चाहूँगा। आपको क्या लगता है समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि हठधर्मी हैं, इनमें संवेदनशीलता नहीं है। ये उस शासक की तरह हैं जो तानाशाह होते हैं कि एक बार अगर शब्द मुंह से निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। ये लोकतंत्र मानिए, इस मानिए को ये समझना चाहिए। इस लोकतंत्र को हम लोग बड़े संभाल कर लाए हैं। 70 वर्षों में जो पूछते हैं ना, हमने इस लोकतंत्र को संजो के रखा है। आप देखिए कि पड़ोसी देश या जो भी देश दुनिया में हमारे साथ जिनको स्वतंत्रता मिली थी, कितने देशों में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाया, कितने देशों में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। कभी लोकतंत्र हटा, कभी तानाशाह सरकार आई, पर भारत में ये एक अद्भुत एक अकेला उदाहरण है कि भारत में लोकतंत्र दिन प्रतिदिन गति पकड़ता रहा, सशक्त होता रहा, उसकी मान मर्यादाओं का सम्मान होता रहा, और जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए वो हुआ। पर लेकिन विगत दिनों में जो देखने को आ रहा है वो उसके विपरीत है। जो वर्तमान सरकार है, मुझे ये कहने में बड़ा कष्ट होता है और कोई गुरेज भी नहीं है कि इनकी ना तो लोकतंत्र में कोई आस्था है, ना संविधान में कोई आस्था है। संविधान जो मौलिक अधिकार देता है सबको, एकता के अधिकार देता है, संविधान जो अपनी बात रखने का जो अधिकार देता है, किस तरीके से वो फादर स्टीफन का जो जिस तरीके से कारावास में उनकी मृत्यु हुई, इसके बावजूद कि बार बार इस बात को कहा जा रहा था, पर लेकिन इस सरकार के कानों पे कोई, इस सरकार की जो कार्यशैली है वो ये है कि कानों पे विपक्ष की, जनता की आवाज़ इनके कानों में नहीं गूंजती है। बंसल साहब, किसान आंदोलन के चलते हमेशा अटकलें ये लगती रहती हैं कि कभी भी हरियाणा में मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ सकती है। अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो क्या हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है? देखिए, ये जो कमेटी बन रही हैं, जो जिला अध्यक्षों का गठन हो रहा है, तो ये उसी श्रृंखला की कड़ी है कि हम लोगों की तैयारी होनी चाहिए। हम पता चला कि हम लोग नींद से उठ रहे हैं, हम लोगों को सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और जो भी परिस्थिति आए उसका बखूबी सामना करना चाहिए। लेकिन आपने जो बात कही वो धरातल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि अभी भी कई जगह पर जो तस्वीरें सामने आती हैं कि जब शैलजा जी प्रदर्शन करने जा रहे हैं चंडीगढ़ में, तब हुड्डा साहब नहीं आ पाते। जब हुड्डा साहब जा रहे हैं तो आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं आते, या बाकी के नेता अलग अलग रहते हैं। तो राहें, वो जो आपने संगठन तो बना दिया, राहें कैसे करेंगे? देखिए, हुड्डा साहब तो बहुत दिनों से अस्वस्थ हैं, ये आपको पता है, कोविड के काल में। तो ये ऐसे बहुत से उदाहरण नहीं है। देखिए, गवर्नर के यहाँ हमने मेमोरेंडम देना था जब चंडीगढ़ में कार्यक्रम हुए, इस कार्यक्रम को छोड़ के इस समय उनकी तबीयत, जब पिछले दिनों जो कार्यक्रम आपने, जो प्रदर्शन था जो आपने जिसका उल्लेख किया, उसमें उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वरना जहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ है पार्टी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, वो उसमें सम्मिलित हुए हैं बाखूबी। उन्होंने पूरी निष्ठा और आस्था के साथ उस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। तो और जहाँ तक और नेताओं की हर की अपनी व्यस्तता है, रणदीप जी को जितने दायित्व यहाँ मिले हुए हैं तो वो उसमें व्यस्त रहते हैं। किरण चौधरी जी भी आती हैं, पर लेकिन कोविड के दौरान और लोग ज़रा थोड़े सहमे हुए थे। कुलदीप बिश्नोई जी भी आए थे, और आज कैप्टन अजय यादव भी आते हैं, सभी आते हैं, सब नेता आते हैं। आफ्ताब अहमद साहब आते हैं जो उपनेता हैं। तो ये कहना गलत है आपका, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कोरोना काल की अगर हम बात करें, अब थर्ड वेव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरे जो वेव थी उसमें हरियाणा में जो स्थिति थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आप कैसे देखते हैं सरकार के कामकाज को, जो कोरोना काल के अंदर हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से स्थिति को देखा, समझा, आप कैसे देखते हैं उसको?
देखिए, ये सरकार पूर्ण रूप से असफल रही। जो कोरोना की संक्रमण की दूसरी लहर आई, उसमें जितनी अव्यवस्थाएं थी, वो इनकी इस सरकार की अक्रमणता को दर्शाती थी। इस सरकार की प्राथमिकताओं को, कि इनकी प्राथमिकताएं क्या थी, या इस सरकार ने कितनी सक्षम थी। इस सरकार की बदहाली की दास्तां बयान करती थी। जिस तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति से जो लोगों की जो मृत्यु हुई, जो लोगों ने बेड ना उपलब्ध होने के कारण सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो असंवेदनशीलता जो दिखलाई, जब उनसे पूछा गया मौतों के बारे में कि कोविड से जो मौतें हुई, तो उन्होंने कहा जो मर गया उसकी बात छोड़िए, आगे की बात कीजिए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी मुख्यमंत्री को तो अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए, और ये कहना कि जो मर गया तो उसको छोड़िए, आगे की बात। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सहयोग ही नहीं किया, लोगों की मदद करने के लिए भी नहीं आए, अपने घरों में नेता इनके चले गए। ऐसे आरोप बीजेपी के नेता आज भी कांग्रेस पर लगा रही है। कांग्रेस के हर नेता ने, मैं उसका अनुश्रवण कर रहा था, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। कांग्रेस का हर नेता अपने कोई पहुंच भी नहीं पा रहा था तो सहायता सामग्री उपलब्ध करा रहा था, और अधिकांशों ने ये सब किया है। तो ये तो बिल्कुल सत्यता से परे है कि कांग्रेस के नेताओं ने कार्य नहीं किया। हम लोगों का एक सेल बना हुआ था, हम लोगों का कंट्रोल रूम चंडीगढ़ से था जो पूरा मॉनिटर कर रहा था, और जहाँ जहाँ भी किसी को कोई ज़रूरत थी, पूरा प्रयास रहा कि हम लोग उसको सहायतार्थ हमारे यूनिट पहुँचे, हमारे लोग पहुँचे। चलिए, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक के बाद भी जो सवाल हैं और जवाब हैं उसका सिलसिला आपके साथ हम यूं ही जारी रखेंगे। वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल और जवाबों का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी आज हमारे साथ हैं, जिनके साथ आज हम सवाल और जवाब कर रहे हैं, और जो हरियाणा कांग्रेस की स्थिति है और पूरे हरियाणा को लेकर क्या कांग्रेस कर रही है, इन तमाम जो सवाल हैं उनके ऊपर हम उनसे आज जवाब ले रहे हैं उनके। बंसल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे मॉनसून सेशन की भी बात कर रहा था। पिछले जितने भी 70 हरियाणा विधानसभा के रहे हैं, उनमें ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है कि जो हरियाणा कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरह से घेरने में सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि मुद्दे नेता लेकर आते हैं लेकिन वो सदर में कहीं ना कहीं चीज़ें गिर जाती हैं। इसके ऊपर रणनीति मजबूत हो, क्या रूपरेखा रहेगी? 70 से पहले क्या आप कोई बैठक लेंगे इसके संदर्भ में, या क्या रणनीति जो है वो बनाई जाएगी? देखिए, मैं उससे पहले एक बैठक लूँगा नेता जो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और उपनेता दोनों के साथ एक बैठक करूँगा, और उस पर चर्चा करेंगे हम लोग किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, और किस तरीके से पूरा जो विपक्ष है वो एक होकर काम करे और सरकार को कटघरे में खड़ा करे। हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। रणदीप सुरजेवाला ने एक संस्था के आंकड़े देते हुए कहा कि हरियाणा में बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे हैं कि वो आंकड़े ही गलत हैं, क्योंकि वो जो संस्था है उसमें ज़्यादातर कांग्रेस के लोग बैठे हैं, इसलिए ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं और हरियाणा की छवि को खराब किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या कांग्रेस सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रही है इस तरीके से जो मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं? देखिए, इस पे तो खुद आपको भी आकलन करना है। वो तो ये कहेंगे ही, जो इनकी परपार्टी है, जो इनका चलन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और इनके मुखिया का, वो तो इसी की दास्तां, वो तो इसी के अनुकूल है जो उन्होंने जवाब दिया। पर लेकिन स्थिति क्या है, कितनी भयावह है, ये आप सबको पता है। प्रदर्श आपने देखा कितनी, जिस तरीके से चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे कुटीर उद्योगों की बात हो, वो जो नोटबंदी के बाद कहिए या जीएसटी हड़बड़ाहट में, उसके बाद जो उनकी बदहाली हुई, जो दुर्दशा हुई, और जब स्वाभाविक है फिर बेरोज़गारी उसका मुख्य उसका परिणाम था। और आज हरियाणा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कार्यशैली है, उनके खुद के गृह मंत्री उनसे संतुष्ट नहीं हैं। अब वो खुद तरह तरह के जो हैं उनके बयान आते हैं, तो पूरा जो है आभा मंडल है भाजपा का प्रदेश में, वो क्षतिग्रस्त है। और पूरी जनता की जो अपेक्षाएं हैं
उनका उसके अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है और हर क्षेत्र में विफल है। आज युवा वहाँ दर की ठोकरें खा रहा है। जो रणदीप जी ने आंकड़े दिए बिल्कुल सही दिए, उस पर ये कह के आप अपना हाथ झाड़ लें, अपना पल्ला झाड़ लें कि साहब उसमें कांग्रेसी हैं। भाई तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे, कांग्रेसी हों या भाजपा हों या किसी और गैर इन राजनीतिक दलों से हट के लोग हों, तथ्यों को आप कहाँ ले जाएंगे। कोई तारीख है तो कोई भी हो या कोई परिणाम है या कोई है तो वो तो वहीं के वहीं रहेगा ना, उससे तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये आपकी आदत रही है कि चाहे इतिहास की किताबें हों उनके साथ छेड़छाड़ करो, अपनी विचारधारा के अनुरूप उनको छपवाओ उनको। तो हम लोग तो जो है जो वस्तुस्थिति है उसको जनता के सामने रखते हैं और उससे छेड़छाड़ में विश्वास नहीं रखते। बंसल साहब, हरियाणा में ठेकेदारी प्रथा एक बड़ा मुद्दा रही है। किसी भी विभाग में आप चले जाइए, ठेकेदारी प्रथा का वहाँ पर हमेशा विरोध होता रहा है। अब सरकार ने जाकर ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने का फैसला लिया है, लेकिन जो सरकार का सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी, वो कहते हैं कि हमारी ये घोषणा पत्र में वादा था और अपने वादे को हमने पूरा किया है। बीजेपी के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये मैंने काम करवाया है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये मैंने काम किया है और लोगों को, युवाओं को तोहफा दिया है। आपको क्या लगता है ये धरातल पे चल के आ रहा है, क्या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक और तो ये भारतीय जनता पार्टी की मैं की जो परपाटी है उसको उजागर करता है जी। दूसरे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी मुझे पूरे इसके तथ्य और इसके जो क्या परिणाम होंगे उनसे मैं अवगत नहीं हूँ। अगर ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त थे या इसकी जो विभागों की कार्यप्रणाली इससे प्रतिकूल प्रभावित होती थी तो स्वागत योग्य है, और अगर इससे जनता लाभान्वित होती है, पर लेकिन मुझे इसका ज़्यादा आकलन नहीं है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। ठीक है, जो अभी के हालात चल रहे हैं, आपने जब से प्रभार संभाला है हरियाणा कांग्रेस का, काफ़ी बदलाव देखने को मिला हरियाणा कांग्रेस में। संगठन अब पहले से बहुत ज़्यादा सक्रिय भी हुआ, लेकिन जो नीतियाँ हैं वो अभी भी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। उसको लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या एक्शन प्लान्स हैं, कैसे लोगों को जोड़ने का अब आपका एजेंडा है, वो कैसे काम करेंगे? क्योंकि बीजेपी अब तिरंगा यात्राएं निकाल रही है, इससे पहले कोरोना के लिए कई तरह की और कार्यक्रम चलाए बीजेपी ने। देखिए, अभी हमारी कमेटी गठित हो जाने दीजिए और आगे की रणनीति उसी के फलस्वरूप बनेगी और बहुत कुछ करना है। अभी हमें प्रदेश में बहुत कुछ करना है संगठन की दृष्टि से और इस सरकार को की कारगुजारियों को लोगों जनता तक जन तक पहुंचाने के लिए कि इनकी क्या विफलताएं रही हैं। तो डगर कठिन है, लंबी है, पर हम उससे बड़ी गति के साथ हम उस पर चलेंगे और जो हमारा प्रस्तावित एक रोड मैप है उसको प्राप्त करेंगे। मान के चलें कि जिस तरीके से अब युवाओं की टीम आपकी लगभग बन रही है, क्योंकि चुनाव हो गया, सारा कुछ ही चीज़ें हो गई हैं, ये लिस्ट भी आपकी आ रही है, तो अगले 6 महीने में जन जन तक जो आपकी नीति हैं वो आप पहुंचा पाएंगे? आपको ऐसा लक्ष्य लग रहा है? जी, आप पे प्रयास हमारा यही है और हम पूर्णतः सफल होंगे हम। यार ठीक है, चलिए अंत में मैं आपसे, क्योंकि आपने बहुत यूपी में भी काम किया है, यूपी को लेकर मैं आपसे कुछ एक सवाल लूँगा। आप अलीगढ़ से आते हैं, अलीगढ़ में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, लेकिन शराब घोटाला वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बना रहा। क्या कारण है? क्या आप वहाँ पर समझते हैं कि बीजेपी की जो योगी सरकार है वो वहाँ पर नकेल नहीं कस पाई, या क्या रीज़न था? देखिए, उसमें बीजेपी के ही लोग उसमें लिप्त पाए गए, संलिप्त थे और वो इसी वजह से ये सब कुछ पनप रहा था। आज देखिए 100 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब से मर जाएं, इस पर ये तो इतना बड़ा मुद्दा है कि किसी भी पहले के अगर जो परपाटी होती राजनीतिक जो नैतिकता होती है तो इतने पे तो मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। और उसके विपरीत प्रशासन की ये कोशिश थी कि लोग जो इस शराब से मर रहे हैं, बहुत सौ के तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराए गए और अब उनको बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब नैतिकता की ये बात करते हैं, तरह तरह के आचरण की बात करते हैं और इनके लोग इस तरीके से संलिप्त रहते हैं, इस तरीके के जहरीली चीज़ों, जनता को जहर ही दिया जा रहा है इनके जो पार्टी के लोग हैं उनके माध्यम से। और
इस पे तो एक बल्कि वाइट पेपर इनका आना चाहिए कि कैसे ये सब हुआ, कैसे इतना सब विकराल रूप धारण किया, क्योंकि 100 से ऊपर लोगों का मर जाना कोई एक साधारण घटना नहीं होती कि जहरीली शराब से मर जाएं। बिल्कुल ठीक है। यूपी के अंदर क्या इस बार रूपरेखा रहेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अब की बार फिर दोबारा से मोर्चा संभाल लिया है, आप भी लगे हुए हैं, क्या कोई यहाँ पर संभावना लगती है कि कोई अलायंस भी हो सकता है यूपी में? देखिए अलायंस की मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे उसका आइडिया नहीं है, मतलब मैं उस कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं उसके बहुत ज़्यादा पक्षधर भी नहीं हूँ, और पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ जिस तरीके से गंभीरता से प्रियंका जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पार्टी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्य कर रही है, और आने वाली रूपरेखा है वो बहुत ही अपने आप में प्रभावी महसूस होती है जी। और मुझे ये विश्वास है कि हम लोग अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक बढ़ेंगे और लोगों की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा उसके अच्छे सकारात्मक परिणाम होंगे। आप कह रहे हैं कि जैसे आप अलायंस के समर्थन में नहीं हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है और आज कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि अगर अकेले चुनाव लड़े तो पूरी सरकार बना पाएगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? देखिए राजनीति एक ऐसा संभावनाओं का क्षेत्र होता है कि जिसमें कुछ भी नहीं नकारा जा सकता और कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कहते हैं ना, इन पॉलिटिक्स अ वीक इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, so we just can't come out. I am not a person having a divine awakening, or I can say that we are going to get these many seats, but still I would say that we would be reaping the number of seats we would be able to bring home would be much beyond the expectations of the cephalologists or the poll pundits. ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक बंसल जी, आपने हमें समय दिया और आपने तमाम उन सवालों का जवाब दिया जो जनता और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी और अगले कार्यक्रम में किसी और शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।